आदाब। खबर उर्दू में आपका खैर मकदम। और जैसे कि खबर उर्दू की ये मुहिम है कि खबरें आप तक पहुंचाने के साथ साथ हेल्थ के बारे में भी, आपकी सेहत के बारे में भी ख्याल रखा जाता है, ताकि आपको टाइम टू टाइम हेल्थ टिप्स भी दी जाए। क्योंकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। 17 मई को हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। आज इसका 20वां साल है। 20 साल से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आज के दिन मनाया जाता है। और दुनिया भर में तकरीबन 1.3 बिलियन लोग हाइपरटेंशन से के शिकार हैं। इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 25% मेल्स और तकरीबन 12.5% खवातीन जो है हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हाइपरटेंशन को आम जुबान में यहाँ हम लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद इकबाल खान, सीनियर फिजिशियन हेमाटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में और इसके क्या इलाज है। सर, वेलकम टू खबर उर्दू। और चूंकि हाइपरटेंशन की टॉपिक आज हमने चुना है, तो एग्जैक्टली हाइपरटेंशन होता क्या है, किन वजूहात से होता है? बिल्कुल, जो खून का दौरा होता है रगों में, जो खून चल रहा होता है, कभी-कभी एक फास्ट यानी कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेसल्स वॉल्स के ऊपर, कहीं ज़्यादा होता है। कुछ वेसल्स जो होती हैं, रगें होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जैसे यंग एज में जो सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल एक स्मूथली वहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहता है। ज्यों-ज्यों एज होती जाती है तो आर्टरीज़ जो हैं, रगें जो हैं, कहीं सिकुड़ जाती हैं या उनकी नालियों के ऊपर जो कवरिंग होता है, वो हार्डनिक हो जाता है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो एज के साथ भी मतलब है हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर नमूदार हो सकता है। चूँकि ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर बोला जाता है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल इसका निक नेम है साइलेंट किलर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई अपने साइंस एंड सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं करता है, लेकिन कभी ना कभी लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के, कहीं चक्कर आ जाना, कानों में शोर आ जाना, गिडीनेस, कहीं चक्कर आ जाना, कहीं हार्ट बीटिंग, पल्पिटेशंस वगैरह हो जाना, कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको एक साइलेंट किलर बोला जाता है। चूँकि ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि हार्ट अटैक हो जाना, किडनीज़ को डैमेज करना, किडनी फेलियर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि किडनी तक डैमेज हो चुका होता है, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन के। सिर्फ एज से ही, एज रिलेटेड ही होता है या और भी कोई फैक्टर होता है इसका? जरूरी है कि जो उम्र उससे में बड़े हों लोग, उनको ही हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि आजकल कम उम्र के लोगों को भी, यहाँ तक के नौजवानों को, 20-22 साल के बच्चों को भी, लोगों को भी हाइपरटेंशन हो जाता है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के 2 वजूहात हैं, एक होता है इडियोपैथिक विदाउट एनी कॉज़ और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अंडरलाइंग कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी, जैसे छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन होता है, उनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक कंडीशन होती है। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब हो जाती है, तो उनमें आप ऐसा देखा जाता है उनके आँखों में इर्द-गिर्द स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है। सो एक प्राइमरी कॉज़ है, यानी कि विदाउट एनी कॉज़ इडियोपैथिक विदाउट एनी कॉज़ हाइपरटेंशन होता है। कई लोगों को फैमिली में ब्लड प्रेशर होता रहता है, सो फैमिलियल हाइपरटेंशन होता है, वो हम मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। ओल्ड एज को मॉडिफ़ाई करके यंग बना नहीं सकते हैं। सो ओल्ड एज में जब ब्लड प्रेशर होता है, वो बिल्कुल रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो यस, डेफिनेटली हाइपरटेंशन जो है ये प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी हो सकता है, विदाउट एनी कॉज और विद कॉज, अंडरलाइंग कॉजेज, यानी कि किडनी नहीं, विद कॉजेज जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी होता है, किसी के पेरेंट्स को होता है, लेकिन क्या मतलब लाइफस्टाइल, खाने पीना, इस तरह से भी कोई ये भी फैक्टर्स हैं? बिल्कुल अंडरलाइंग ओबेसिटी है, मोटापा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, खून में चर्बी की मकदार ज़्यादा है, लिपिड हाइपरलिपिडेमिया जब है, ओबेसिटी है, तो यानी कि पीसीओडी लड़कियों को भी तकरीबन ये हो जाता है। उनका फॉल्टी फूड हैबिट्स, जंक फूड्स खाने से, आपका एक्सेसिव साल्ट इनटेक करने से, तो नेचुरली वो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। सिटिंग सिटिंग बोलते हैं, सिटिंग इज़ अ डिजीज़, सिटिंग डिजीज़ इक्वल टू स्मोकिंग है। अगर लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, सिटिंग मतलब दिन भर बैठना विदाउट एक्टिविटी। बोलते हैं अगर आपने आपको गरीब करना है तो बिल्कुल दिन भर बैठे रहो, टीवी देखते रहो, तो आप गरीब हो जाएंगे। आपकी सेहत में भी गुर्बत आ जाएगी, आपका मोटापा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो उससे आपका हाइपरटेंशन बिगड़ेगा। तो हाइपरटेंशन की जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया, स्ट्रोक होना या हार्ट अटैक होना या किडनी, खासकर पता ही नहीं चलता जब तक किडनी डैमेज हो चुके होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, डायलिसिस तक नौबत पहुंच जाती है। तो साइलेंट्स ये होती है हाइपरटेंशन, तकरीबन तकरीबन साइलेंट है, बहुत ख़तरनाक है। इसलिए ये जो आज जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है,
इसमें ये इसका हर साल की तरह इसका भी थीम है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, लिव लॉन्गर। तो जितना आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, बोलते हैं लोअर द ब्लड प्रेशर लॉन्गर द लाइफ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर होगा, हमेशा तेज रहेगा, तो नेचुरली आपके जो सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। तो लिव लॉन्ग करने के लिए, लंबी उम्र के लिए आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि इसका थीम इस साल का ये है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो क्या एक आम इंसान को भी जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो, क्या टाइम टाइम इसको मॉनिटर करना चाहिए? देखिए, आज तो डिजिटल ज़माना है। आप देखेंगे लोगों के पास लाख लाख रुपए के मोबाइल होते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल होते हैं। ब्लड प्रेशर मशीन्स जो हैं, अगर हम मर्करी ब्लड प्रेशर मशीन देखेंगे, तकरीबन 1000 रुपए तक मिल जाती हैं। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी टू ऑपरेट। आपको मोबाइल ऑपरेट करना मुश्किल पड़ेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर, आपने मेडिकल असिस्टेंट हैं, आपके गली में, कोचे में, रिलेटिव में कोई डॉक्टर्स हैं, उनका फ़ायदा उठाओ, उनसे हेल्प ले लो। हाँ, अगर आपके घर में डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन हो, तो क्यों ना 1000, 1500, 2000 की ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन्स आती हैं, उनका थोड़ा कैलिब्रेशन चेक करते रहना चाहिए। एक मशीन को दूसरी मशीन के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्या कहीं फॉल्स रिपोर्ट्स तो नहीं आ रही हैं। तो तकरीबन कोशिश करनी चाहिए, कहीं भी आपके कहीं सिम्टम्स हो या सिम्टम्स ना भी हो। जैसे हम आज किसी का वज़न चेक करते हैं, हम किसी की हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। इस तरीके से आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे नॉर्मल पल्स रेट तकरीबन 60 to 100 होनी चाहिए। 72 पल्स रेट जो है नॉर्मल है। अब मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में भी कुछ बता दूंगा। आइडियल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर या परफेक्ट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये नॉलेज पब्लिक में तो जानी चाहिए। तो नॉर्मल या ऑप्टिमल या परफेक्ट ब्लड प्रेशर 120/80 तकरीबन होना चाहिए। 110/70 तो बहुत अच्छा है, ऑप्टिमल है। 90/60 से अगर ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है तो हाइपोटेंशन में आ जाता है, तो उसमें अपने कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो जितना ब्लड प्रेशर लो रखोगे इतना अच्छा बात है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लोअर हो रहा है किसी वजह से, यानी कि अगर डायरिया है, वोमिटिंग है, कॉलरा हो गया, कोई ऐसी एपिडेमिक हो गई, उससे ब्लड प्रेशर लोअर हो गया, तो लोअर ब्लड प्रेशर से क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसमें भी चक्कर वगैरह आ सकते हैं। उस टाइम ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ORS देना पड़ता है। ORS लिक्विड फार्म में भी होता है, ORS पाउडर फार्म में भी होता है। पानी की मकदार ज़्यादा ले लेनी चाहिए और फ्लूइड दिए जाते हैं। फ्लूइड ऑफ चॉइस जब होता है, कहीं BP बहुत लो हो गया तो नॉर्मल सलाइन देना पड़ता है, रिंग लैक्टेट देना पड़ता है, ऐसे DNS को ही देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं फ्लूइड्स वगैरह को रिप्लेस करने के लिए, अगर लो हो गया ब्लड प्रेशर। मतलब ये कि अगर लो ब्लड प्रेशर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, लो ब्लड प्रेशर है, तो आप डाइट ले लें, पानी ले लें और बाकी जो रेस्ट कर लें। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को ये पता चल गया कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, उस वक्त क्या किया जाए? इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर ओवर द काउंटर तो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो वो आपको कुछ गाइडलाइंस दिखाएंगे, क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या है, यंग एज में कौन से प्रेशर की दवाई देनी है, ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई देनी है। एवं प्रेगनेंसी में जो है, ख़ासकर हमें प्रेगनेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमारे वुमेन फोक्स के लिए ख़ासकर। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो एक तो प्री प्रेगनेंसी आपका ब्लड प्रेशर स्टेटस मालूम होना चाहिए। प्रेगनेंसी आजकल के दौर में लोग विजनरी हैं, एक प्लानिंग करके प्रेगनेंसी होना चाहिए। आपका प्री प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए। हाँ, प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर हो, तकरीबन 20 हफ्ते के बाद, जब प्रेगनेंसी होने के बाद अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब हो जाए, और 2 सेपरेट ओकेजन्स पे ही अगर 2 दफ़ा आपका डॉक्टर चेक करते हैं आपको ब्लड प्रेशर है प्रेग्नेंट लेडी को, तो दैट्स कॉल्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वगैरह होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है, माँ को भी खतरा होता है और पेट में पलने वाले बच्चे को भी खतरा होता है। ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ये कुदरती तौर पे कुछ हार्मोनल इफेक्ट ऐसे बॉडी में पड़ जाते हैं एक औरत को, जिससे वो प्रेशर कई दफ़ा इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रेशर हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करते हैं। वो डॉक्टर्स का कुछ कम्बिनेशन, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी कैरी ऑन करनी है कि नहीं। तो दैट्स व्हाट, इसीलिए देखिए जैसे आज का दिन हाइपरटेंशन के ऊपर एक गौर फिक्र का दिन है, तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन जो है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ये तो हो गया कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर के पास
घरेलू क्या इलाज हम कह सकते हैं? समझ मान लीजिए कि रात में इस तरह कुछ हो गया कि ऐसा लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहा है, या डॉक्टर तक पहुंचने में वक्त लग रहा है, तो क्या इमीडिएट एसओएस इमीडिएट जो है क्या एड हो सकता है? बिल्कुल इसमें कुछ ख़ास रॉकेट साइंस है नहीं, पेशेंट को काम डाउन करके रखना है। उस दौरान कोशिश करनी है कि नमक वाली कुछ चीज़ें हैं वो यूटिलाइज़ ना की जाए। हाँ, एंग्ज़ायटी वगैरह स्ट्रेस रिलीविंग कुछ बातें करो, जब तक आप हॉस्पिटल में पहुँचेंगे। अब डिपेंड करता है, कभी इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं, कभी ओरल टेबलेट देनी पड़ती हैं। तो उस सूरत में प्रेफ़र करना है, अब तो तकरीबन हॉस्पिटल्स हैं, डोर स्टेप पे आपको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू दिस कि टेक्नोलॉजी से अलावा हमारी डेवलपमेंट इतनी है कि डोर स्टेप पे आपको हॉस्पिटल मिल सकते हैं। कहीं न कहीं किसी से हेल्प लो, आपके फैमिली में कहीं मेडिकल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, फार्मेसी वाले लोग होते हैं, तो उनसे हेल्प ले लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इसमें नहीं करना है। अब मैं अगर नहीं, मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेडिकेशन के अलावा लाइक दूर-दराज इलाके हैं, जहाँ पे उनको वक़्त लगेगा डॉक्टर के पास पहुँचने में, लेकिन लग रहा है कि हाइपरटेंशन की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस वक़्त क्या किया जाए? कुछ ख़ास पर्टिकुलर नहीं है, काम डाउन करके रखना है, थोड़ा पानी की मिकदार, हाइड्रेशन, इतना एक्सेस भी नहीं लेना है, तो थोड़ा जस्ट ऐसे ही कुछ एग्ज़ैक्ट मेडिसिन हम तो बता नहीं सकेंगे कि डाययूरेटिक्स ले लो, आप नहीं, वो तो कैल्शियम चैनल डॉक्टर बना जो लो। फिज़िशियन अब होंगे वही बताएँगे, लेकिन अच्छा अपने क्योंकि फैमिली फिजिशियन से, एवन अगर आपके पास एक्सेस होगा, कोई लोग मेरे आपके थ्रू मेरे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई इस नंबर से मैं उनको बताऊंगा। फिलहाल जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो तो ये मेडिसिन आप ले लो, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। कीप योर ब्लड प्रेशर एज लो एज पॉसिबल, उसमें कोई खतरा नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर ना हो, मतलब आई मीन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी हमें एक्टिव रहना चाहिए। उसके अलावा लाइक जैसे हम हर इसमें बात करते हैं, सेगमेंट में बात करते हैं कि फूड एज मेडिसिन, उस सिलसिले में क्या तजवीज़ है? बिल्कुल ऐसा देखा जाए कि कहीं जितने भी हम फूड्स खाते हैं, तकरीबन कुछ ना कुछ नमक उसमें होता है। तो ऐसा सर्च करना चाहिए जिसमें नमक की मकदार कम हो। कम से कम नमक भी खाना ज़रूरी है। अब बॉडी को फ़ंक्शन करने के लिए 2 ग्राम नमक, 2 से 3 ग्राम नमक ज़रूरी खाना है, वरना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं रहेगा। सो कुछ ना कुछ नमक होना भी चाहिए, लेकिन इंटेंशनली नमक का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक तजावुज़ ना किया जाए। तो कहीं कुछ क्वालिटी के नमकियात हैं, जैसे कुछ लोना साल्ट के बारे में है, कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जिनमें कुछ सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम उनके साथ ऐड होता है, वो साल्ट्स भी यूटिलाइज़ किए जाएँ। आप इसके ऊपर एक्सप्लोर करके देखें, आपके जो फैमिली फिजिशियन आपको बताएँगे कि कौन से टाइप के साल्ट ले लेने चाहिए, तो वो प्रेफरेबली बेहतर रहेगा। हाँ, लो साल्ट फूड, क्योंकि अगर आपको साल्ट के बगैर टेस्ट आएगा नहीं। अब अल्टरनेटिव टू साल्ट क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे स्टीविया होता है, शुगर अगर फ्री, शुगर की जगह आप स्टीविया ले सकते हो, कोई मीठी चीज़ें ऐसे ले सकते हो। कोशिश करना चाहिए वो भी ना ली जाए, आदत डालनी है। इवन आप ऑलिव ऑयल डाल दो नमक की जगह, आप कहीं लेमन इस्तेमाल कर दो, वो भी एक किस्म का टेस्ट अलग देता है। कहीं काली मिर्ची डाल दो, बोला नमक अगर आपको बंद करना है, कोई टेस्ट चेंज करना चाहिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन साल्ट। तो नमक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सर फ्रूट्स या स्पाइसेस में ऐसी कोई चीज़ जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो? स्पाइसेस, मिर्च मसाला तो ठीक है, वो तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। नमक बंद है तो नमक को कम नहीं, रिस्ट्रिक्ट कुछ करना है। फ्रूट्स हम ले लें जिस वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नहीं, बिल्कुल पोटेशियम रिच फ्रूट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल आपका लॉजिक कोई क्वेश्चन है। जितने भी पोटेशियम रिच फ्रूट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। एवं केले जो होते हैं, जो भी अनार, संतरे वगैरह हैं, कीवी है, पपैया है, पपैया इज़ द पापा ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो उसमें भी बिल्कुल आपके पोटेशियम तकरीबन होता है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो फ्रूट्स हैं, अगर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ हैं, एआरएफ एक्यूट रीनल फेलियर है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, उनको फ्रूट्स नहीं खाने हैं। वो अपने डॉक्टर से अगर उनको बताएँगे फ्रूट्स कितना खाना है, लिमिटेड खाना, दैट मैटर्स मोस्ट। कुल मिला के सबसे ईज़िएस्ट जो है, अब अपने आप को एक्टिव रखना है, ज़्यादा बैठना नहीं है, एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, वॉक करना है, और बाकी जो भी आपको एडवाइस अपने फिज़िशियन से लेनी है। खबर उर्दू में आप देखते रहिए मज़ीद खबरों की जानकारी।